बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब से पाकिस्तान में मानसून स्टार्ट हुआ है तो तब से जो है सैलाब का हम लोग मुकम्मल तौर पर पूरा मुल्क जो है वो सामना कर रहे हैं। काफ़ी हद तक तबाही हो चुकी है और इस मानसून के बाद से जब से ये सैलाब आया है तो काफ़ी दिमागों में, जहनों में, लोगों के दिलों में एक क्वेश्चन ज़रूर रेज़ होता है और आज का हमारा प्रोग्राम उसी क्वेश्चन के गिर्द रिवॉल्व करेगा। और क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर कालाबाग डैम होता तो शायद हम सैलाब की इन तबाहियों से बच जाते। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि कालाबाग अगर डैम मौजूद होता तो क्या वाकई पाकिस्तान इन तमाम सैलाब की जो सूरत हाल है इससे बच पाता। कालाबाग डैम हमें कितना को बचा लेता इन तमाम नुकसानात से, जो नुकसानात माशी तौर पर पाकिस्तान को हो चुके हैं, उससे किस हद तक बचाव हो सकता है। कालाबाग डैम जो नहीं बना उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, क्या उसमें कोई वाकई सॉलिड रीज़न्स हैं जिसकी वजह से वो नहीं बन पा रहा। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कालाबाग डैम का ऐसा क्या डिज़ाइन है, ऐसी क्या चीज़ है कि लोग ये कहते हैं कि अगर कालाबाग डैम होता तो हम इस तमाम तबाही से बच जाते। उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात है और वो ये है कि ये जो सैलाब पाकिस्तान में आ रहे हैं इसमें एक्चुअली भारत का हाथ है कितना, वो किस हद तक इस सैलाब में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से हम हमेशा ये कह रहे हैं कि ये भारत का ही काम है। तो आज का प्रोग्राम इन तमाम चीज़ों के गिर्द रिवॉल्व करेगा। इससे पहले कि मैं इन तमाम बातों की डिस्कशन में जाऊँ, डिटेल्स में जाऊँ, मैं चाहता हूँ आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कालाबाग डैम है क्या। ये नाज़रीन एक प्लान, एक तजवीज़, बड़ी अच्छी तजवीज़, बड़ा अच्छा प्लान जो अब सिर्फ जो है नक्शों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, कागज़ों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ये एक्चुअली मियांवाली के साथ ही एक इलाका है जहाँ पर प्लान किया गया था कि ये कालाबाग डैम जो है ये बनाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के मुताबिक जो इसका डिज़ाइन है तो उसमें इस जो डैम है इसकी जो गुंजाइश है वो तकरीबन 6.1 मिलियन एकड़ फिट है। इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर जिसको ये स्टोर भी कर सकता है और अपने उसके बाद फिर उसका बहाव भी खुल सकता है, अपने स्पिलवेज के ज़रिए इनको निकाल सकता है। और ये एक बड़ी ही ह्यूज क्वांटिटी है जिसको वो स्टोर भी कर सकता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल सकता है। इससे मियांवाली की सराउंडिंग वन, भक्कर, कोटद्दू, लिया, मुजफ्फरगढ़ और अल्टीमेटली डीआई खान, ये जितनी भी बेल्ट जो दरिया के साथ साथ आबाद है, काछा भी इसमें शामिल है, ये तमाम वो इलाके हैं कि जो अगर ये कालाबाग डैम मौजूद हो तो ये जितने इलाके जो इमीडिएट सैलाब की नज़र में आते हैं ये ज़रूर बच जाते हैं। अभी चूँकि ये डैम नहीं है तो काफ़ी इन इलाकों में नुकसान होता रहता है। अब 2014 में जो है एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में ये इंक्वायर करने की कोशिश की गई कि अगर जो है ये कालाबाग डैम मौजूद होता तो हम किस हद तक तबाहियों से बच सकते हैं। तो उसके मुताबिक एक हैरानकुन बात ये नज़र आई कि अगर ये डैम 2010 से पहले बन चुका होता तो 2010 का जो सैलाब पाकिस्तान ने जो देखा, आपने, मैंने देखा, दुनिया ने देखा, और शायद आने वाले वक्तों में अल्लाह ना करे कि कभी हम दोबारा ऐसा सैलाब देखें, लेकिन वो अपनी यादें छोड़ जाएगा कि हमें कितना को नुकसान हुआ। तो उस सर्वे ने ये वाज़े किया कि अगर 2010 से पहले ये कालाबाग डैम बन चुका होता तो उस सैलाब से जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ उसमें तकरीबन, जो माशी तौर पर मैं बात करूँगा, तकरीबन 1.5 बिलियन जो रुपीज़ हैं वो हमारे सेव हो सकते थे, हम उसका नुकसान बचा सकते थे। अब एक्चुअली आता हूँ कि आखिर क्यों ये है कि हम कह रहे हैं कि कालाबाग डैम होता तो हम काफ़ी हद तक चीज़ों से बच सकते हैं। तो इसका डिज़ाइन नाज़रीन बहुत उम्दा डिज़ाइन है। इसमें दो बहुत ह्यूज साइज़ के जो है वो स्पिलवेज़ बनाए गए हैं और ये जो स्पिलवेज़ हैं ये 20 लाख क्यूसेक पानी जो है उसको रिलीज़ करने की सलाहियत रखते हैं। और ये रिलीज़ करने का प्रोसेस इतना स्लो होता है कि पानी का बहाव जब उसको स्लो करते हैं तो आगे जो निचला एरिया है जहाँ पे पानी ने जाना है उनको वो फीलिंग ही नहीं आती है कि ये सैलाब आ गया है, उसको वो बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेता है। और पानी की जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है वो 20 लाख क्यूसेक पानी है जिसको वो कंट्रोल कर सकता। उसके अलावा ये कि जो डैम जो डिज़ाइनिंग बता रही है उसमें ना एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और वो है इसके एक टेक्निक है जिसको ये स्लीव सिंक टेक्निक बोलते हैं। अब उसमें क्या, अब आपने रिसेंटली तमाम सैलाब में एक चीज़ देखी होगी, बड़ा नोट किया होगा कि पानी के साथ साथ मड या कीचड़ जिसे आप कहते हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहा है और उसकी वजह से जो है सैलाब में बहुत इजाफा होता है। साथ साथ ये है कि चीज़ें बड़ी जो है ना वो हैवीली डैमेज होती हैं। तो ये जो स्लीव सिंक इसकी जो टेक्निक है इसमें एक बड़ा कमाल ये है
कि ये 50 दिनों तक जो सैलाब के पानी में जितना भी ये मड आता है, या आप कीचड़ कह सकते हैं, या इसमें सेडिमेंट कह सकते हैं, कि जो कुछ भी आता है उसको ये 50 दिनों तक स्टोर करके अलहदा रख सकता है, ताकि सैलाब का पानी जो ये आगे रिलीज़ करेगा थोड़ा थोड़ा करके, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना जाए जो आगे जाके डैमेज कर सके। तो ये एक बड़ी अच्छी एक उसकी क्वालिटी उस डिज़ाइन में नज़र आती है, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाके जो है वो बच सकते थे। अब इसी वजह से क्या होता है कि जब एक डैम के अंदर अगर ये एक क्वालिटी आ जाती है, तो जो आपका एक बैक वाटर फ्लड होता है उसके चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अब बैक वाटर फ्लड आई एम श्योर कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बड़ी आसानी से ये बता देता हूँ कि जब एक डैम कहीं से आते हुए सैलाब को रोकने की कोशिश करता है तो एक लिमिट तक रोक पाता है, उसके बाद भी अगर पानी आता रहे तो उस पानी ने आखिर कहीं ना कहीं तो जाना होता है। लिहाजा वो कोई ना कोई एक चीज़ डैमेज करके, कोई एक एज डैमेज करके, बजाय इसके कि वो जो लो स्ट्रीम की तरफ पानी जा रहा है उसको तो वो रोक लेते हैं, तो पानी अपर स्ट्रीम की तरफ चल पड़ता है और फिर उस एरिया में जो भी इलाके आते हैं वो ज़रूर डूब जाते हैं। तो ये जो स्लीव सिंक टेक्निक है, इसकी एक खूबी ये भी है कि ये जो बैक वाटर फ्लड जो है उसको बड़ा अच्छा कंट्रोल कर लेता है। अब नौशहरा जैसे है उसको हमेशा ये ख़तरा रहता है कि अगर कालाबाग डैम बनाया जाएगा तो जो बैक वाटर फ्लड है वो सबसे पहले नौशहरा को डैमेज करेगा। ऑल्दो 2015 की स्टडी ने ये साबित कर दिया था कि चूँकि नौशहरा जो है वो थोड़ा सा हाइट पर है, नौशहरा के जो रिवर बैंक्स हैं वो बड़े सॉलिड और अच्छे हैं, लिहाजा चांसेस नहीं है कि बैक वाटर फ्लड आके इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है या नौशहरा को डबो सकता है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने और आपने नौशहरा को डूबते देखा है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि क्या जो डैम्स हैं ये वाकई सैलाब को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या ये काफ़ी हैं या इसके साथ साथ कुछ और भी करना चाहिए। तो अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर डैम्स होते हैं तो जो सैलाब से होने वाला नुकसान में काफ़ी कमी आती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि माशी तौर पर भी हम कितना अपने आप को सेव कर सकते हैं, इंसानों की जान जो ज़ाया होती है वो काफ़ी बचत हो जाती है। लेकिन फिर भी ये नहीं हो सकता कि ये कोई जादू की कोई एक छड़ी है कि जी ये मौजूद है तो किसी सूरत में सैलाब नहीं आता। जो हैवी सैलाब है वो आता ही आता है और डैम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके सामने मिसाल है, मंगला और तरबेला यहाँ पे मौजूद हैं और हम कब से देख रहे हैं कि वो दोनों डैम मौजूद हैं और हम तब भी सैलाब का सामना कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो 2010 का सैलाब है उसमें तो बिल्कुल हमें नाको चने चबा दिए, ये डैम शैम उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। अब फिर अगर डैम्स ना बनाए जाएँ तो फिर मुतबादिल क्या है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे डैम्स नहीं हैं, सैलाब आते हैं और वो उनको बड़े तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। उसमें मैं इस वक्त मिसाल दूंगा हॉलैंड की। हॉलैंड ने अपने मुल्क में जो सैलाब का कंट्रोल 3 चीज़ों से किया हुआ है। पहली चीज़ जो उन्होंने ये की है कि उन्होंने जो पानी का बहाव का जो एक कुदरती एक रास्ता है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसको डैमेज नहीं होने दिया। पानी जिस तरीके से आ रहा है वो उसी तरीके से चल रहा है, नो डैम नथिंग, कोई रुकावट नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये की है कि उन्होंने एक जो फ्लड प्लेन मैनेजमेंट है उसका काम ज़रूर रखा है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले आपको अपने प्रोग्राम में बताया था कि सैलाब आने की एक बड़ी वजह यह भी होती है कि हमारी एक जो मैनेजमेंट कमेटीज़ जो काम करना जिन्होंने होता है नदियों में, झीलों में जो सफाई सुथराई का काम है, जब हम वो नहीं करते तो ऑटोमेटिकली पानी का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक ऊपर हो जाता है, वेयरएज़ इतना होना नहीं चाहिए। तो जो वो उनकी कमेटियाँ थीं, जो मैनेजमेंट टीम्स थी, उन्होंने बड़ा एक्टिवली काम किया है। और थर्ड थिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि उन्होंने हर तरफ ग्रीन बेल्ट्स रखी हैं, उन्होंने जंगलात के ऊपर बहुत तवज्जो दी है, यानी कि सब्ज़े की तरफ वो गए हैं ताकि जो है सैलाब का नुकसान, सैलाब का जो चांस है वो कम से कम हो, सैलाब की सिचुएशन डेवलप ही ना हो। और ये बात मैं अपने पहले के एक प्रोग्राम में भी बड़े डिटेल में बता चुका हूँ कि अब हम सब के सामने ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि हमारे मुल्क में जंगलात की जो तादाद थी वो अब आधे से भी कम होकर रह गई है। टिम्बर माफिया जो है उसने कैसे लक्कड़ काटी है कि इस वक्त सैलाब में भी आपको टिम्बर ही टिम्बर नज़र आ रहा है, चलता हुआ बहता हुआ जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से सैलाब जो है वो आ जाते हैं। पानी जो है वो पहाड़ों से बह के जिस स्पीड से नीचे आता है अल्टीमेटली वो सैलाब में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो उन्होंने ये 2-3 चीज़ें करके बड़ा अच्छा इसको मैनेज किया है। उसके अलावा बात करते हैं कि जी कालाबाग डैम जो है उसका एक बहुत बड़ा जो हिस्टोरिकल एक रीज़न है ना बनने का, वो ये है कि जी वो सियासत की भेंट चढ़ चुका है। केपी वाले जो है वो नौशहरा को लेके बैठे हुए और मुसलसल एक ही बात को पकड़ के बैठे हैं कि जी नौशहरा डूब जाएगा, और उसके लिए उन्होंने रीज़न जो है ना वो वही दिया जो मैंने आपको बताया कि बैक वाटर फ्लड उनको पक्का ये लग रहा है कि ये होना ही होना है। लिहाजा वो तो कहते हैं ये किसी सूरत में कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए।
सिंध जो है वो दो चीज़ों को पकड़ के बैठा हुआ है। पहला उसने पकड़ा हुआ है कि जी पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस डैम के बाद वो जस्टिफाइड नहीं होगी, लिहाजा हम इसके साथ जाने को तैयार नहीं। और सेकंड उन्होंने माहौलियाती असरात का बताया, जो कि सिंध का डेल्टा का एरिया मैंने आपको पहले जिक्र किया है। तो इनके ये दोनों पॉइंट्स हैं, उसमें मैं एक पॉइंट से एग्री करता हूँ जो माहौलियाती असरात हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात है, अगर सिंध के बीच में लोग जो वडेरा सिस्टम है ये ठीक हो जाए तो डेफिनेटली ऊपर चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। तो पहले ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें ठीक हों, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहले मामला तो ग्रास रूट लेवल पे ठीक होना चाहिए, फिर जो है हुकूमती लेवल पर जाके बातचीत हो सकती है। और पीपल्स पार्टी जो उस वक्त बैठी है, बल्कि कब से बैठी है और आगे भी पता नहीं कब तक बैठेगी, एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है। उसके बीच में अगर देखा जाए तो ये पॉइंट होना ही नहीं चाहिए कि जी अगर ये पानी यहाँ पे होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगी। आपका बड़ा होल्ड है, स्ट्रॉन्ग आप लोग हैं, हुकूमत में हो या आप लोग अपोजिशन में हो। तो पीपल्स पार्टी तो पहले हुकूमत में भी रही है, उस वक्त तो हुकूमत में रह के तो बड़ा ईजिली ये हो सकता था कि ये डैम बनाया जाता और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन आप इंश्योर करते कि जी वो जस्टिफाइड है। बहरहाल ये सब बहाने हैं, हिले हैं, बस कालाबाग डैम ना बनाने के रीज़न लोगों को चाहिए होते हैं और वो इसके ऊपर गेम खेलते हैं, और यही वो एक चीज़ है। अब हम बात करते हैं कि जब भी मानसून स्टार्ट होता है, बारिश आना शुरू होती है, थोड़ा थोड़ा पानी का लेवल रेज होने लगता है, तो लोग इंतज़ार में होते हैं कि कब ये अपने लास्ट उस लेवल को टच करे या उसको क्रॉस करे और हम शोर कर दें कि जी भारत ने पानी छोड़ दिया, भारत ने सैलाब पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया है उसमें तो लगता है कि दुनिया बस इंतज़ार में होती है कि एक दफ़ा ज़रा बारिशें शुरू हों तो हम भारत को फोकस करें, हम कहें कि जी भारत ने पाकिस्तान में जो है अपने तमाम गेट खोल दिए, जी उन्होंने तमाम जो है ना अपने बंद खोल दिए, अपने तमाम डैम्स खोल दिए, पंजाब को बहा के लेके गया। और ये सारा जो ना गेम उस वक्त फ़ौरन लोग व्यूअरशिप के चक्रों में सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर ये सारी बातचीत शुरू कर देते हैं। अब देखें, ये जो असल में बात है वो ये है कि आपको मैं सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ। 2025 में अगस्त की बात करूँ, ये अभी जो झेलम नदी है, मुजफ्फराबाद में जो झेलम नदी है, उसमें जब पानी ज़्यादा बढ़ा, सैलाब आया, तो इमीडिएटली सब ने यही शोर कर दिया कि ये भारत से पानी छोड़ दिया गया और ये देखें सारा इलाका तबाह हो गया। वेरेज उसके बाद वापडा का अपना जो बयान आया वो ये आया कि झेलम नदी में जो सैलाब आया उसका दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न कि मौसम इतना शदीद था कि जो बर्फ़ थी पहाड़ों पर वो बहुत तेज़ी से पिघली है और वो पानी इस वजह से तेज़ी से आया और हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए, कि हम उसको मैनेज नहीं कर पाए। सेकंड, उन्होंने कहा कि जो बारिशें मानसून में हर साल होती हैं उससे कहीं ज़्यादा बारिशें हुई हैं, लिहाजा ऑटोमेटिकली पानी में इजाफा जो है वो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना होता रहा, लिहाजा हम उसको नहीं मैनेज कर सके। तो उसमें तो उन्होंने कहीं नहीं जिक्र किया कि ये भारत ने ये काम किया या भारत ने हरकत की है, लेकिन सोशल मीडिया और हमारा अपना मीडिया, तमाम पाकिस्तानी जो है ना वो एक यही शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि भारत ने पानी छोड़ दिया। सो असल में मेरा पॉइंट कहने का ये कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सारे मामला जो है ना वो हमारे से लिंक्ड हैं, हमसे रिलेटेड हैं, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। अब बात मैं आपको बताता हूँ बड़ी सीधी सी, भारत के पास पानी ज़्यादा ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश ही नहीं है, उसके पास वो डैम्स हैं ही नहीं जो कि एक ह्यूज क्वांटिटी में पानी को ज़ख़ीरा करते हैं। अब ये जो डैम्स जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में पानी नहीं ज़ख़ीरा कर सकते उनको कहते हैं रन ऑफ द रिवर डैम्स। इन्होंने हर हाल में पानी को बहाए रखना होता है, ये स्टोर नहीं कर सकते। ना भारत के पास पानी को स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, ना भारत के पास पानी को एकदम बहुत ज़्यादा छोड़ने की कैपेबिलिटी है। उन्होंने पानी के बहाव को हर हाल में जारी रखना होता है। इवन अब जो माहिरीन हैं बड़े बड़े, वो भी इस बात पर कायल हो चुके हैं कि भारत के पास पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन हम पाकिस्तानी तो शोर मचाते हैं, ढोल मचाते हैं, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, हमने बना दिया है कि नहीं भारत जो है वो पाकिस्तान को सूखा मार देगा, भारत पाकिस्तान का पानी रोक देगा, भारत पाकिस्तान में पानी छोड़ के तबाह कर देगा। दे डोंट हैव द कैपेसिटी, दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। अब यही अगस्त 2025 में जब भारत में बारिशें हुई हैं, जब भारत में पानी बढ़ा है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि उनके डैम्स में कैपेसिटी नहीं है पानी को स्टोर करने की, तो उन्होंने अपने डेफिनेटली डैम्स के मुंह खोलने ही थे, उनमें कैपेसिटी है ही नहीं। तो पानी वहाँ से निकला तो अल्टीमेटली जो है वो डाउन स्ट्रीम में पाकिस्तान में एंटर हुआ है और पंजाब के एरियाज़ में गया है। अब लोग जो है वो यही कहते हैं कि जी हमारे साथ बड़े ज़्यादती हो गई, भारत ने पानी खोल दिया। ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अच्छा, अब बात यह है कि हाँ, इसमें एक ज़रूर गलती है और वो डेफिनेटली भारत की तरफ से, और वो क्या है? देखें, इंडस वाटर ट्रीटी आपने मुअत्तल कर दिया जंग के बाद से, एग्रीड। लेकिन देखें, जब सैलाब की बात है ना, तो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, वो हर हाल में आपने दूसरे मुल्क को देना होता है, चाहे जो मर्जी आपके उनके साथ टर्म्स और रिलेशंस हो। अर्ली वार्निंग सिस्टम भारत का जिम्मेदारी है कि वो दे, नंबर 1। उसके अलावा हर किस्म का जो टेक्निकल डाटा है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करे कि ये डाटा है जो इस वक्त पानी किस स्पीड से आ रहा है, कितना क्यूसिक आएगा, किस एरिया से गुजरेगा, ये डाटा आप दें ताकि जो हमारे मुल्क में बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने
इस पे काम करना है, सैलाब से रिलेटेड, सैलाब से पहले बचाव की तदाबीर करनी है, वो हम कर सकें, वो आपका एक फ़र्ज़ है, भारत का फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ उसको पूरा करना ज़रूरी है। तो बाकी सब चीज़ों में मैं मानता हूँ, वो ठीक है, मैंने पहले बता दिया कि भारत का इसमें इतना कसूर नहीं, इतना हमने शोर मचाया हुआ है। वो शेर है नहीं इस मामले में, पानी के मामले में, लेकिन हमने उसको बना दिया है। तो प्रोग्राम को कंक्लूड करता हूँ, मगर उससे पहले मेरा एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम ये कर सकते हैं कि हम कालाबाग डैम ना बनाएं और जितना पैसा कालाबाग डैम पर लगना है उसकी बजाय वही पैसा हम कोई नए एक दो ऐसे इदारे बनाएं जो वाकई इस मैनेजमेंट का काम करें कि हमने सैलाबों से रोकथाम के लिए जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनके ऊपर फोकस करके काम करें, या फिर आप चाहते हैं कि हर हाल में कालाबाग डैम ही बनना चाहिए और वही हमारे मसलों का हल है? कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। आई एम श्योर कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। कल हाजिर हो जाऊँगा एक नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।